नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी के बयान के बाद सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद अजय भट्ट के ऐसे बयान आए हैं जो बड़े चर्चा में आ गए हैं। और इनमें भी बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का तो ऐसा बयान है जो बड़ा ही आने वाले समय में हो सकता है तहलका मचा दे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट है और हरिद्वार की जो सीट है वहां से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में एक ऐसा सवाल उठा दिया जिसके बाद बहस तो यह भी छिड़ सकती है कि क्या सरकार और बीजेपी का संगठन कानून से ऊपर है, ऐसा मानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? क्या ऐसा त्रिवेंद्र सिंह रावत समझते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सुनना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी बन गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट और कुछ ही दिन पहले अनिल बलूनी का जो बयान आया, क्या यह संदेश दे रहा है, ये बयान जो एक के बाद आ रहे हैं, क्या ये बयान यह संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी के सांसद अपनी ही सरकार की घेराबंदी में और अधिक तेजी से लगते हुए दिख रहे हैं? संगठन से भी क्या मतभेद बन रहे हैं? अनिल बलूनी ने कोटद्वार में कहा कि जो पासपोर्ट ऑफिस अभी तक बन जाना चाहिए था वो नहीं बना, वो कहीं अटका हुआ है, इसकी जांच मीडिया को करनी चाहिए। इसके बाद हल्द्वानी में दिशा की बैठक के बाद बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कह दिया कि जो काम 6 माह या फिर 1 साल में हो जाना चाहिए वो काम 3 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है। मैं दो विभागों को बैठाकर उनके बीच में समझौता करा रहा हूं। अजय भट्ट ने कुछ और भी सवाल उठाए हैं, उनको सुनेंगे अजय भट्ट क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सुनना चाहिए। जो हमारी पार्टी है, हमारी पहचान राष्ट्रवादी है और हिंदू विचारों की पोषक है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर राजनीतिक चिंतन है हमारा और उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। अगर कुछ नौजवानों को इस तरह से जेल में डाला गया है, मैंने पढ़ा था कोई जोशी हैं और एक शायद कोई पांडे हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको संरक्षण देना ये हमारी पार्टी का दायित्व है और मैं भी चाहूँगा कि उनको मेरी ओर से भी जो भी मदद हो सकती है वो मदद हम लोग करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत किस विषय पर बात कर रहे हैं पहले उसको समझते हैं, फिर यह समझते हैं कि आखिर वह संगठन को लेकर यह क्यों कह रहे हैं कि जो हमारा दायित्व है, हमारे संगठन का दायित्व है, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि संगठन दायित्व नहीं निभाता हुआ दिख रहा है। उनकी बातों से यह मतलब समझा जा सकता है। रामनगर में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मदन जोशी, माना यह जाता है कि मदन जोशी के बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी से अच्छे संबंध है और रामनगर के जो विधायक है उनकी भी अच्छे संबंध है। मदन जोशी बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी है। 23 अक्टूबर को एक घटना घटी रामनगर में। कुछ लोगों ने एक पिकअप गाड़ी को रोका। जिन लोगों ने रोका उन्हें शक था कि पिकअप की जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी में प्रतिबंधित मांस है। मारपीट के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। पुलिस ने पिकअप चालक के परिजनों की शिकायत पर एक केस दर्ज कर लिया। इस मामले में पिकअप चालक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने जो बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष है मदन जोशी, उनका और उनके अलावा कई लोगों का नामजद और कुछ बहुत से लोगों को अज्ञात में केस दर्ज किया। मदन जोशी इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए, कुछ और भी अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने 24 नवंबर को इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद 25 नवंबर को मदन जोशी ने पुलिस के आगे समर्पण कर दिया कोतवाली में पहुंचकर। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक साथ में गए। मदन जोशी के समर्थन में नारे लगे। रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी वहां पर मौजूद रहे। मामला यह है और इसी मामले में बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया के सवाल के जवाब में वो कह रहे हैं कि हम और हमारी पार्टी हिंदू विचारों की पोषक है। जो लोग गिरफ्तार हुए उनको संरक्षण देना बीजेपी का दायित्व है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत यह भी कह रहे हैं कि मेरी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी वो करेंगे भी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह जो बयान दिया है, इस बयान के बाद 3 सवाल अपने आप उठ खड़े होते हैं। पहला, क्या बीजेपी के सांसद ये मानते हैं कि पुलिस ने जो काम किया रामनगर में, कानून ने जो काम किया, अपना फर्ज अदा किया, क्या वो इससे सहमत नहीं है? क्या वो मानते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष व्यवहार उत्तराखंड की सरकार, सत्ताधारी दल बीजेपी और कानून के रखवालों से नहीं हुआ है? क्या वो इस तरह का मत रखते हैं? और दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत एक लाइन का जवाब भी दे सकते थे कि कानून अपना काम कर रहा है, ये सब कानून का मामला है, हाईकोर्ट तक जमानत का मामला गया है, अग्रिम जमानत का, तो कानून अपना काम कर रहा है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अक्सर नेता ऐसा ही बयान देते हैं और ये बयान जरूरी भी होता है क्योंकि कानून अपने दायरे में काम करता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब क्या यह निकाला जाए कि वो इस मामले में अभी कुछ और आगे भी करने जा रहे हैं या कह सकते हैं? और तीसरी बात, सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का कोई सिरा, जो गुटबाजी बार बार दिखती है, इसका कोई सिरा जाकर रामनगर के इस मसले से जुड़ गया है? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत सीधा बयान नहीं दे रहे हैं, वो इस विषय पर यह कह रहे हैं कि संगठन को दायित्व निभाना चाहिए। संगठन, इसका मतलब दायित्व नहीं निभा रहा है। क्या बीजेपी में कुछ सांसदों और संगठन और सरकार के बीच में आने वाले समय में मतभेद और अधिक खुलकर सतह पर आने वाले हैं? ये भी एक सवाल है, क्योंकि अनिल बलूनी का जो बयान कुछ दिन पहले आया वो कोई साधारण बयान नहीं था, और उस बयान के बाद अब जो नैनीताल के सांसद का बयान आया है वो भी साधारण बयान नहीं है। उसको सुनेंगे। उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति को लेकर, खासकर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर एक सवाल यह है कि उत्तराखंड में सांसद ही क्यों अपनी ही सरकार के विरोध में खड़े होते हुए दिखने लगते हैं, और क्यों सांसदों को अक्सर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के सपने आने लगते हैं। उत्तराखंड में ऐसा क्यों होता है, इस पर भी इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के दूसरे सांसद अजय भट्ट की बात सुननी चाहिए, जो 1-2 दिन पहले ही उन्होंने हल्द्वानी में दिशा की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में कही। अभी आज मंडी परिषद में उनके जीएम समेत कई लोग अधिकारी आए थे, तो उन्होंने, और यहाँ के जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं वो भी उपस्थित थे। तो मैंने लिखित में आज रिपोर्ट ली है, मेरे पास रिपोर्ट है। आज जब इतनी जद्दोजहद हम लोगों ने करी पुराने दिनों, तो लगभग 90% कार्य पूर्ण हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने लिखा है कि सीलन अभी तक बनी हुई है और कहीं पर अभी सुव्यवस्थित जो तार हैं उनको और करने की आवश्यकता है। तो आज दोनों को बैठाल के बात भी हुई है, उन्होंने कहा इसको भी हम पूर्ति कर रहे हैं। वैसे सीलन आनी नहीं चाहिए थी, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी बड़ी चीज़ों में दिक्कत नहीं आनी थी, तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में इंटरव्यू भी हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसके अभी उनके रिजल्ट क्या आएंगे इंटरव्यू के बाद में देखा जाएगा। एक काम जो मुश्किल से 1 साल का होता, 6 महीने का होता अच्छी तरह करते, तो उसमें 2.5-3 साल लगना वो बहुत दुख देने वाला काम था। आज कैथ लैब का मामला अच्छी तरह से दोनों डिपार्टमेंट के बीच में अच्छी तरह से सुलह हुई है। लगातार हमने कंटिन्यूएशन में दबाव बनाया, तो अब वो लगभग बन गया। 90% काम पूर्ण हो गया, 10% मशीन के आते ही उसके शेष काम को पूरा कर लिया जाएगा। ये बात आज आई है। भविष्य में शेष कामों को करने के लिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हमारे मंडी परिषद के अधिकारीगण और उनके टेक्निकल एक्सपर्ट और हॉस्पिटल के टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पर एक साथ बैठक करें। बाकी विभागों अजय भट्ट पूरी तरीके से आपने सुना और समझा, तो अजय भट्ट पूरी तरीके से सांसद अनिल बलूनी की लाइन पर ही खड़े हुए दिख रहे हैं। अनिल बलूनी ने कहा था कि समय पर काम नहीं हो रहे, और अजय भट्ट भी कह रहे हैं कि जो काम 6 माह में पूरा हो जाना चाहिए, साल भर में पूरा हो जाना चाहिए, वो 3-3 साल लग रहे हैं उसमें। आप एक बात पर गौर कीजिए, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर। उत्तराखंड में अभी तक 10 मुख्यमंत्री हुए हैं, इनमें से 5 सांसद रहते हुए कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री की, दिल्ली से बैठाए गए हैं।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों नहीं। राज्य के पहले जो 4 चुनाव हुए हैं वो तो कमाल के ही हुए हैं। उनका जो परिणाम आया उसके बाद जो हुआ, जो लोग विधायकी जीत कर आए उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया जो सांसदी जीत कर दिल्ली में थे। राज्य के पहले चुनाव में जो 2002 में हुए, कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री बना दिया। एनडी तिवारी विधानसभा चुनाव लड़े भी नहीं थे, लिहाजा उनके लिए रामनगर सीट खाली कराई गई बाद में। यानी कांग्रेस के जितने भी विधायक जीत कर आए थे उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने लायक नहीं समझा क्या कांग्रेस के हाईकमान ने। इसके बाद 2007 में जो चुनाव हुए, इस बार बीजेपी जीत गई और बीजेपी ने भी उसी पैटर्न को फॉलो किया। बीजेपी ने अपने किसी विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। और 2012 में राज्य में जो तीसरे विधानसभा चुनाव हुए, एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता मिली और कांग्रेस ने टिहरी सीट से सांसद विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। विजय बहुगुणा ने उधम सिंह नगर जिले की सितारगंज सीट से उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस ने फिर बदलाव किया 2014 में। तो नेतृत्व परिवर्तन जो किया, इसमें इस बार भी किसी विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हरीश रावत को बैठा दिया। उनके लिए सीट खाली की हरीश धामी ने धारचूला। हरीश रावत ने अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में केवल यही एक ऐसा विधायकी का चुनाव लड़ा है जो पहाड़ से लड़ा है और जिसको जीते भी है, ये उपचुनाव। इसके बाद बीजेपी ने फिर से एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। हालांकि वो उपचुनाव लड़े ही नहीं, माना यह गया कि उनको अंदर खाने बीजेपी को, या उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो कहां से लड़े और कहां से जीत ले। इस तरह की चर्चाएं चली। यानी एक बात उत्तराखंड की राजनीति को लेकर बहुत ही साफ है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ने अतीत में ऐसे अनेक फैसले लिए हैं जिससे सांसदों को यह उम्मीद बनी रहती है कि पता नहीं कब भाग्य उनके आगे आकर खड़ा हो जाए, कब माहौल बदल जाए, कब मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। आपको याद होगा, हरीश रावत ने कुछ माह पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी दिल्ली में जाकर। उन्होंने लिखा था कि वहां पत्रकारों से और तमाम लोगों से जो बातचीत कर उन्होंने कानाफूसी सुनी है, उसको लेकर लिखा था कि बीजेपी के सांसद उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के लिए हाईकमान पर दबाव बना रहे। बीजेपी के सारे सांसदों को एक साथ आकर इसका खंडन करना चाहिए था, क्योंकि हरीश रावत विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े चेहरे हैं उत्तराखंड में। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाकर ये सूंघ रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, इस तरह कानाफूसी कर रहा हूं, सुन रहा हूं, मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं, पत्रकार कर रहे हैं, तमाम इस तरह की बातें वो लिख रहे हैं, तो बीजेपी के सांसद पांचों एकजुट होकर दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, देहरादून में आकर कर सकते थे, या अपने अपने जगह से ही, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वहीं से एक लाइन लिख सकते थे कि हरीश रावत ये राजनीतिक बात कर रहे, ये गैर वाजिब बात कर रहे हैं। इस तरह का कोई खंडन नहीं आया। इसीलिए तमाम सवाल उठ जाते हैं। और पिछले कुछ समय में अगर देखें तो बहुत साफ साफ बीजेपी सांसद अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो तालमेल है, उत्तराखंड में बीजेपी की जो मौजूदा व्यवस्था है उसके साथ ऐसा महसूस किया जाता है कि ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जो पिछले उदाहरण हैं, जो पहले 3 चुनाव हुए और उसके बाद भी जो कुछ घटनाएं हुई, वो जो उदाहरण है वो मौजूदा समय में जो उत्तराखंड की राजनीतिक तस्वीर है उससे बहुत मैच नहीं करते, बहुत अलग है। उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री ने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर, जो बीजेपी की एक राजनीतिक लाइन है जिस पर बीजेपी राजनीति खड़े होकर करती है, हिंदुत्व की जो राजनीतिक लाइन है, उसको इतनी लंबी लाइन खींची है उत्तराखंड में मौजूदा समय में, तो यह एक बड़ा फैक्टर है। उस लाइन को छोटा करना इतना आसान तो नहीं दिखता है मौजूदा समय में। इसीलिए देखना यह होगा कि यह जो बयानबाजी चलती रहती है, ये बयानबाजी तक ही सीमित रहेगी या बयानबाजी के बाहर भी पर्दे के इस तरफ भी कुछ आएगा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।